हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 10 कंप्लीट करेंगे, जो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग कमेंट करके बताना है 30 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। पहला ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। अब यहाँ पे पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए वो होनी चाहिए धैर्य और दृढ़ता की। धैर्य और दृढ़ता के माध्यम से जो शिक्षक होता है वो किसी भी परिस्थिति में बच्चे को समझने में क्या होता है, सफल होता है, और बच्चे की जो है जानकारी प्राप्त करने में सफल होता है। किसके माध्यम से? धैर्य और दृढ़ता के माध्यम से। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि कुछ छात्र हैं, एक शिक्षक है, मतलब कुछ छात्रों को एक साथ बैठाता है। उनमें से कुछ छात्र क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं। फिर कोई अभिभावक स्कूल में आता है, वो ये चीज़ें देखते हैं, उसको ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तब यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से मतलब अगर कोई अभिभावक जो आता है उसको ये चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं तो उसे क्या करना चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। बी ऑप्शन है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यही वाला बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। क्या पूछा गया? तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो ये विशेषता पाई जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, जैसे कि पहली अवस्था थी संवेदी प्रेरक अवस्था, उसके बाद दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इनका जो क्रम है ये भी आपको याद रखना है। बहुत बार तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे के अनुसार पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है। तो ये सभी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का जो मानचित्रण वह संबंधित होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, तो इसका यह तात्पर्य होता है कि जैसे कि हमें कोई चीज़ करना है, कोई कार्य करना है, तो उसकी रूपरेखा पहले से तैयार करना है। जैसे हमें सीटेट का पेपर देना है, सीटेट के जैसे हम लोगों को पेपर देना है, ठीक है, तो हम लोग जैसे कि पेपर देना है तो वहाँ पे सोचेंगे कि पहले में मैथ वाला पार्ट करना है या फिर सीडीपी पहले करना है। तो यह जो हम लोग रूपरेखा एक अपने माइंड में तैयार करते हैं, इसी को बोलते हैं मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है।
महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या फिर क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अब यहाँ पे पूछा गया विद्यार्थियों के सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वह हो जाएगा क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। मतलब जितनी क्षमता है उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ाना और उसी जो है मतलब उसी के उन्हीं लोगों के अनुसार जो बच्चे हैं मतलब उन्हीं के अनुसार क्या शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया गया है तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के जो अवसर उपलब्ध कराना है तो इससे क्या होगा, शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन ही बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? अभी देखो, अब पूछा गया था आपसे कि तार्किक चिंतन बच्चा कौन सी अवस्था में शुरू करता है। अगर केवल तार्किक चिंतन की बात की जाए तो आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ पे बात की जाती है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में बच्चा जो है वह तार्किक रूप से चिंतन कर पाता है। मतलब अमूर्त संकल्पनाओं से तात्पर्य होता है कि जो चीज़ें हमारे सामने मौजूद नहीं होती हैं उनके बारे में बच्चा तर्कपूर्ण चिंतन कर पा रहा है। तो यह विशेषता आ जाती है बच्चों में जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसकी एज होती है 12 वर्ष एवं उससे ऊपर की। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन दिया गया है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। बिल्कुल गलत दिया गया है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, ये भी बिल्कुल गलत है। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। उसके बाद डी वाला ऑप्शन है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो सीखना समृद्ध हो सकता है, जो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन दिया गया है इन चीज़ों को अपनाकर। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो ये सभी ऑप्शन तो सही दिए गए हैं। अब पूछा गया है विशेषता नहीं माननी चाहिए, तो ये जो डी वाला ऑप्शन है यही बिल्कुल ही गलत दिया गया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही गलत दिया गया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है जहाँ पे अधिगम प्राप्त होता है। अधिगम मतलब जहाँ पे सीखा जा सकता है। बच्चा हजारों तरीकों से सीखता है, खुद से सीखता है, अपने साथियों से सीखता है, परिवार से सीखता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार पूछा गया सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, तो जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है इसको विशेषता नहीं माननी चाहिए। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो अगर कोई दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए मतलब, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि वो देख तो पा नहीं रहा है
तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य संगत की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। अब पूछा गया कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन दिया गया है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इसका जो है कोई भी संबंध इससे नहीं है। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो यहाँ पे पूछा गया अभिप्रेरित शिक्षण किसे माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, तो ये जो डी वाला ऑप्शन दिया गया बिल्कुल गलत दिया गया है कि वह बच्चा जो बहुत जल्दी चीज़ों को याद कर लेता है वह बुद्धिमान बच्चे का क्या है, उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह कथन है, किसने दिया था यह कथन? पियाजे ने दिया था। किसने? पियाजे ने। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय में कृतिका के जो विचार उनको मान्यता मिलती है, जबकि घर में उसकी जो बातें हैं, जो विचार हैं, उनको मान्यता नहीं मिलती, जिसकी वजह से वह विद्यालय में काफ़ी ज़्यादा बात करती है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे आंसर हो जाएगा उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अब क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो यह संबंध है शिक्षा मनोविज्ञान से। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है उसका काम होता है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। मतलब पाठचर्या से क्या तात्पर्य है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो यहाँ जो ए वाला ऑप्शन है यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा
कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं वही क्या कहलाती है, वही पाठचर्या कहलाती है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो शिक्षण की खेल पद्धति जो मूल रूप से आधारित है निचली कक्षाओं में, तो वह आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अब क्वेश्चन दिया गया है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सीखने का जो सादृश्यता का नियम है। सीखने का जो सादृश्यता का नियम है। अब क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना। तो यही ऑप्शन हो जाएगा कि दूसरों के साथ झगड़ना जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, जबकि अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा और सृजनात्मक विचार ये सभी गुण प्रतिभाशाली बच्चों में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ में। अन्य सामान्य बच्चों के साथ में ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। दिया कि यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो विविध तरीकों का प्रयोग किया जाता है उसके प्रति सचेत होना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यह संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत थे। निरंतरता के सिद्धांत से। उसके बाद क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था में। अब आपसे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे द्वारा। किसके द्वारा? जीन पियाजे द्वारा।